हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है इस प्यारी सी वीडियो में। आप लोगों का पेपर 13 दिसंबर को है और उसी से संबंधित हमारे पास जो मॉडल पेपर्स है वो हम कर रहे हैं। एकदम हूबहू वही क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज मेरे पास एक और मॉडल पेपर है जिसमें मैं आपके साथ मैथ्स के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चंस और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ये सब डिस्कस करूंगा। फिर साथ में हम लैंग्वेज का पोर्शन भी करेंगे जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अलग अलग आपसे कराऊंगा। हालांकि आपके एग्जाम में क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जो भी मीडियम आप चूज करते हैं उसी लैंग्वेज के आते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम चूज करेंगे तो आपके पास हिंदी लैंग्वेज के ही क्वेश्चंस आएंगे और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करेंगे तो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के ही क्वेश्चंस आएंगे। तो इस वीडियो में जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो आपके एग्जाम में आराम से डायरेक्टली दिखेंगे। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है और विद इन एन आवर हम पूरा का पूरा पेपर सोल्व करेंगे। हमारे पास सबसे पहले मैथ का पोर्शन होता है। आप लोगों को पता है आपके एग्जाम में पहले क्या आएगा, पहले आएगा मैथ का पोर्शन, फिर आएगा आपके पास अंक गणित यानी के अरिथमेटिक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपके पास भाषा परीक्षण। तो ये तीन अलग अलग सेक्शंस हमारे पास होते हैं। पहले जो मैथ का पोर्शन है 50 नंबर का होगा और जो अरिथमेटिक है वो 25 नंबर का और लैंग्वेज भी 25 नंबर का। तो इस तरीके से हमारे पास 100 नंबर का पूरा पेपर होता है। सभी बच्चों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैंने आपको फिर से बता दिया है। ध्यान से बस एक एक क्वेश्चन को देखना। सबसे पहले मैथ का पोर्शन सोल्व करते हैं। देखो हमारे पास 10 सेक्शन होंगे, चार चार क्वेश्चन के, और उन चार क्वेश्चन में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आसान लगते हैं। बस जो हमारे पास पंच होल पैटर्न होता है और पेपर फोल्डिंग का पैटर्न होता है वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ तो वो क्वेश्चन भी आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। पहला पार्ट देखिए, भाग एक में क्या गिवन है हमारे पास। चार यहाँ पे जो फिगर दी गई है इनमें से तीन एक जैसी है और एक जो है वो सबसे अलग है, ठीक है। एक जो है वो सबसे अलग है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एच ए आई और एम। आप गौर से देखें, जो एम है हमारे पास, जो एम है, एम सबसे अलग दिख रही है क्या सर? ये देखिए मेरे पास ये 9 नंबर पे आता है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है और ये मेरे पास 8 नंबर पे आता है, ठीक है। और ये कितने नंबर पे आता है अगर आप ध्यान से देखें सर, के एल एम 11 12, ये 30 नंबर पे आता है। कितने पे आता है? 30 नंबर पे। अगर इसमें लॉजिक लगाऊं तो सर ये सिंगल डिजिट मेरे पास अल्फाबेट्स है और ये मेरे पास एक डबल डिजिट अल्फाबेट है। तो इस लॉजिक से भी हम कह सकते हैं कि ये वाला जो मेरे पास एम है सबसे अलग फिगर है, बाकी तीनों एक जैसे हैं, यानी कि एक जैसा लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो चार इमेज में कौन सी अलग है। अगर मैं देखूं ये एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे, हाँ बीच में कोई डार्क सर्कल है, ये भी डार्क सर्कल है बीच में, यहाँ पे भी एक डार्क सर्कल है। यहाँ बीच में डार्क सर्कल होने की बजाय ये थोड़ा सा अलग है और इसी वजह से इसका भी ऑप्शन डी सबसे अलग ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में क्या कह रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाएं हैं, यहाँ पे 6 भुजाएं हैं, यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, यहाँ पे 3 भुजाएं हैं। सर सब में यहाँ पे क्या है, सम संख्या सम संख्या सम संख्या, किन की भुजा होगी? यहाँ पे विषम है तो इसी वजह से सबसे अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सर्कल है, ये दो डार्क यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इसके बाहर भी एक सर्कल है। यहाँ पे स्क्वायर है, इसके बाहर एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है डार्क सर्कल, इसके डार्क पॉइंट यहाँ पे भी, बट बाहर भी एक स्क्वायर है। बाहर जब आप देखेंगे तो जो फिगर अंदर है वही बाहर है, बट ऑप्शन डी में जब आप जाएंगे अंदर क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर था और बाहर हमारे पास एक पेंटागन यानी कि पंचभुज है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारे पास अलग ही हो जाता है। चार ऑप्शन में से यही अलग है, बाकी चारों ठीक है एक जैसे। अच्छा जी, तो पहला पार्ट देखो कितना आसानी से हमने कर लिया है। अब आते हैं भाग 2 पे, यानी कि पार्ट 2 पे हम आते हैं। पार्ट 2 में क्या है, अगेन हमारे पास चार क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या गिवन है, एक ये प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चित्र है और ये उत्तर चित्र है, यानी कि मेरे पास ये क्वेश्चन फिगर है, ये आंसर फिगर है। अब इसमें बेटा क्या करना है कि जो ये क्वेश्चन फिगर है ना, ये हूबहू इन चार ऑप्शन में से कहीं ना कहीं बैठी हुई है, यानी कि हमें सेम टू सेम यही ऑप्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब देखो क्या करना है, पैटर्न पहचानो सर। ये ऐसे आकर के यहाँ पे मुड़ा हुआ है और ये यहाँ से नीचे से जाकर के यहाँ मुड़ा हुआ है और चार मेरे पास अलग अलग यहाँ पे चिन्ह है। ट्रायंगल है, एडिशन है, फिर एक सर्कल है, ठीक है। ट्रायंगल एडिशन सर्कल, ट्रायंगल एडिशन सर्कल, यानी कि सब में ये चीज दी हुई है। बट दिक्कत कहाँ आती है सर, देखिए ये जो चौथी वाली फिगर है ना, ये एकदम अलग है। यहाँ पे है नहीं है सर, इसको हटा दो। यहाँ पे है, हाँ सर लग तो रही है, यहाँ पे भी है हाँ, बट यहाँ पे ये तीर जो है दोनों साइड आ रहा है, यहाँ पे एक ही साइड था तो इसको हटा दो। यहाँ पे सर नीचे की साइड एक ही साइड तीर था, यहाँ दो साइड आ रहा है, इसको भी हटा दो। तो हमारे पास क्या बनता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी ही हमारे पास यहाँ पे हूबहू वही ऑप्शन होगा जो क्वेश्चन फिगर में, यानी कि जो हमारे पास प्रश्न चित्र में गिवन है। अब आता है बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। हूबहू सेम टू सेम यही फिगर आपकी कहाँ है सर, इन चार ऑप्शन में है। दो होलो सर्कल, यानी कि जो मेरे पास बिंदु है वो खोखले हैं, यहाँ पे दो काले बिंदु हैं और बीच में मेरे पास एक काला स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि काला वर्ग है।
अब गौर से देखो सर, काला वर्ग केवल और केवल इस ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी कहीं दिख नहीं रहा बीच में, तो मेरे पास डायरेक्टली उत्तर सी आ जाएगा। ठीक है, उत्तर सी आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हूबहू यही फिगर 4 इन ऑप्शन में कहीं दिखेगी। देखो क्या करना है सर, ये यहाँ पे 3 बिंदु है ट्रायंगुलर शेप में, काले 3 बिंदु कहाँ दिख रहे हैं सर, केवल यहाँ दिख रहे हैं और यहाँ दिख रहे हैं। और इसमें एक और चीज है, क्या है, ये जो तीर है ये दोनों एक दूसरे के सामने है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में। सर इसमें भी ये चीज है, इसमें भी ये चीज है। ऊपर सर एक छोटा सा डार्क स्क्वायर है मेरे पास, एक डार्क वर्ग है, ये कहाँ दिख रहा है, केवल ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो यही उत्तर होगा भैया, ऑप्शन सी ही उत्तर होगा इसका। तो ऑप्शन सी ही आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आते हैं भैया 8वें पे। 8वां क्या कहता है सर जी, एक चित्र दिया हुआ है, कुछ फूल बने हुए हैं। यहाँ पे देखो ये जो साइड है, यहाँ पे कोई बिंदु नहीं है, बट यहाँ पे 2 काले बिंदु हैं। इधर मेरे पास 2 काले बिंदु दे रखे हैं, इधर भी दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। इधर जो ये वर्गा एक तरीके से ये मान के चलो वृत्ताकार, एक जो मेरे पास शेप है इसमें 2 काले बिंदु है वृत्ताकार शेप में। सर यहाँ 2 काले बिंदु है, ठीक है, 4 पत्तियां हैं, ऑप्शन बी में ही दिख रहा है, तो यही मेरे पास उत्तर होगा। तो 8वें का ऑप्शन बी ही एकदम हूबहू वही क्वेश्चन है। तो 2 भाग हमने आसानी से कर लिए हैं। अब चलते हैं भाग 3 पे। भाग 3 क्या कहता है, मैथ के पोर्शन में ध्यान से देखना। इसमें क्या कह रहा है बेटा, ये फिगर हमें कंप्लीट करनी है। ये जो ऑप्शंस गिवन है हमें, जो 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, इनमें से कोई एक पोर्शन यहाँ पे फिट बैठेगा और पूरी इमेज हो जाएगी, ठीक है। अब गौर से देखो क्या है पैटर्न। सर ये तीर इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ पे जब इसकी साइड में आएंगे तो यहाँ पे भी कोई तीर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये 2 साइड भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और फिर उसके बाद सर ये इसको भी कंप्लीट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो देखो कहाँ दिख रहा है ये, यहाँ पे सर 2 साइड है, तीर है। अच्छा एक ये भी मेरे पास है, ये वाला पोर्शन भी मेरे पास है, जो कोने में एक छोटा सा अर्ध सर्कल और एक बिंदु दिया हुआ है, कहाँ दिख रहा है सर, यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ पे नहीं जाएगा ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये मेरे पास जो एक स्क्वायर है काला, ये इसको कंप्लीट कर देगा। और नीचे मेरे पास ये छोटा सा अर्धवृत्ताकार जो एक पोर्शन बना हुआ है, ये भी दिखेगा, और इसमें एक मेरे पास बिंदु दिखेगा और ये तीर भी दिखेगा। तो ऑप्शन बी ही इसका क्या करेगा सर, इसको कंप्लीट करेगा, 9th की फिगर को कंप्लीट करेगा, ऑप्शन बी। तो 9th का क्या हो जाएगा, बी। बहुत आसान आसान सवाल है, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे जो हम करा रहे हैं, ठीक है। अब अगला देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी कंप्लीट करना है। क्या करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले सर एक इस प्रकार की एक लकीर, एक ऐसी प्रकार की रेखा खींच लो, ये ठीक है, रेखा खींच ली। रेखा खींचने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ये वाला पोर्शन भी चाहिए, कहीं दिख रहा है सर, हाँ दिख रहा है। इसके बाद एक छोटी सी सर एक पत्ती टाइप की बनी हुई है, ये भी चाहिए, क्योंकि देखो इसको कंप्लीट करना है ना। और फिर यहाँ से एक और रेखा खींच लो और एक यहाँ अर्धवृत्ताकार बना दो। कहाँ बन रहा है भैया, ये कहाँ बन रहा है सर जी, सर जी, सर जी, ऑप्शन ए लग रहा है हमें। तो 10वें का ए एकदम डायरेक्ट आपको वही दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करके दिखाया है। तो इसका 10वें का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली कंप्लीशन ऑफ फिगर में आपको इस प्रकार से ही सवाल करने हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो दिखेगा हूबहू जो कंप्लीट करेगा वैसा ही लगाना है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। फिर से देखो एक और फिगर को कंप्लीट करना है बेटा। यहाँ पे हमें सर जी फिर से एक ये वर्गाकार थोड़ा सा पोर्शन चाहिए मुझे, ठीक है, ब्लैक। ये सर यहाँ पे है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे 2 मेरे पास रेखाएं भी हो, 2 रेखाएं कहाँ है, 2 रेखाएं कहाँ है सर, 2 रेखाएं, और साथ में एक छोटा सा ये बिंदु के साथ ये वाला पोर्शन भी चाहिए, हाँ जी चाहिए। तो ये मेरे पास कहाँ मिल रहा है, केवल इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं होगा। देखो इसमें नहीं, एक थोड़ा सा कर्व्ड फिगर हो गई, ठीक है, एक वक्र बन गया। बट यहाँ पे हमारे पास केवल और केवल इस ऑप्शन बी में ही हमें 2 रेखाएं मिल रही हैं, तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी बच्चे कर पा रहे हैं, हाँ जी। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 क्या कहता है, देखो ध्यान से, अगेन मुझे ये फिगर कंप्लीट करनी है। इसमें ना एक पैटर्न पहचानो। पैटर्न क्या, देखो एक तो यहाँ मुझे ये एक त्रिभुज चाहिए होगा। ऊपर देखो ये जो 2 काले त्रिभुज बने ना, एक दूसरे के तरफ देख रहे हैं, यानी कि इसकी जो चोंच है ये इसकी तरफ देख रही है। ऐसे ही हम क्या करेंगे सर, ये इसकी चोंच जो होगी इसके विपरीत होगी, यानी कि कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा। तो यानी कि इसकी चोंच इसके विपरीत होगी, तो कहाँ दिख रहा है सर, केवल ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो यही ऑप्शन देख लो, क्योंकि और जगह तो त्रिभुज है ही नहीं काले वाला, तो केवल ऑप्शन सी ही इसको कंप्लीट करेगा। तो 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3 भाग हमारे पास आसानी से हमने कर लिए हैं। अच्छा, जब आप ये पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना, आपको मैथ के पोर्शन में ही सबसे कम टाइम लगेगा, क्योंकि एकदम आसान डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। और हमने इतनी प्रैक्टिस आपको करा दी है कि आपको अब किसी प्रकार की कोई भी टेंशन यहाँ पे होने वाली नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हूबहू एग्जाम वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलो जी, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे एक पैटर्न हमारे पास होता है फिगर का, इससे ये आया, इससे ये आया, अब इसके बाद क्या आएगा वो चेक करना है। ये मेरे पास पर्सन चित्र है, यानी कि क्वेश्चन फिगर है, ये हमारे पास आंसर फिगर यानी कि उत्तर चित्र है। अब देखो क्या कह रहा है सर जी, देखिए ये मेरे पास टी थे, ठीक है, टी। अब हमने इसको 90 डिग्री घुमाया, इधर आ गए, फिर से 90 डिग्री घुमाया, इधर आ गए। अब सर ये इधर चले जाएंगे 90 डिग्री घूम करके यहाँ पे, तो ये टी टी इधर आ जाएगा, टी टी इधर आ गया, काले वाला गोला इधर आ जाएगा, ये इसके पीछे आ जाएगा। तो कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है सर जी, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो यही 13 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 13 का ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते भैया किसमें सर जी, 14th क्वेश्चन में चलते हैं। देखो 1 2 3 4 5
5 तिल्लियां हैं, ऊपर कितने सर 1 है। जब दूसरी फिगर पे गए यहाँ 4 तिल्लियां हो गई, यहाँ 2 बढ़ गई, 3 हो गई। सर अगले पे गए यहाँ से 1 और कम हो गया और यहाँ 2 और बढ़ गई, सॉरी यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे कितनी हो गई सर जी, यहाँ 3 थी, यहाँ 5 हो गई, यानी कि 2 और बढ़ गई। 1 से यहाँ 3 हुए, 3 से 5 हुए, 5 से कितना होगा 7 होगा। 7 कहाँ दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 है सर, यहाँ पे तो नहीं जाएगा। ये कितने 5 है, 3 और 3 6 और 1 7, केवल 7 इसमें दिख रहे, तो यही ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इसका अगला फिगर होगा। तो 14 का क्या होगा बेटा, 14 का होगा ऑप्शन सी। ठीक है जी, किस किस को समझ आ रहा है, सभी बालकों को समझ आ रहा है। ऐसे ही 40 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे, आपको टाइम का पता भी नहीं लगेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हम 15 को देखें तो बेटा देखो कितनी तिल्लियां हैं, 1 2 3 4। अच्छा यहाँ पे कितना है सर, ये एक ही मान के चलो, लाइन एक ही किसी है, यहाँ 4 था, यहाँ 1 है। अब यहाँ अगर 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 होगा और यहाँ हमारे पास 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4, 1 यहाँ पे है, बिल्कुल यही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए है ना डायरेक्ट आंसर। कितने आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो 15 का क्या होगा, ए हो जाएगा। 16 पे आते हैं। 16 क्या कहता है, देखो बेटा ये क्वेश्चन शायद मैंने कल वाली क्लास में भी कराया था। देखो इसको 90 डिग्री घुमाओ, ये यहाँ से यहाँ देखो, ये 90 डिग्री आप इसको घुमाओ क्लॉकवाइज, ठीक क्लॉकवाइज, और इसको घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जब ये 90 डिग्री घूमेगा तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, देखना 2-3 चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली। ये सर देखो पहले इस तीर को देखते, तीर इधर गया, ठीक है, ये यहाँ से जब एंटी क्लॉकवाइज गया तो सर ये इधर आया, और ये जो था ये भाई साहब भी हमारे पास एकदम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूम करके यहाँ आ गए। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे सर, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इधर आएगा, ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे सर, ये इधर आएगा, और तीर तीर भाई साहब इधर आ जाएंगे। अगले में क्या होगा सर, तीर तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि कहीं दिख रहा है यहाँ पे, हाँ सर इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, और ये कहाँ जाएगा सर, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ दिख रहा है, और ये जो था ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन सी ही मेरे पास करेक्ट आंसर दे रहा है। ऑप्शन सी में एकदम जो पैटर्न मैंने समझाया वही ऑप्शन सी में एकदम फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसकी आंसर फिगर होगी। चले जी। अब आते हैं हम भाग नंबर 5 पे। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 16 क्वेश्चन हो गए, पता भी नहीं लगा। ठीक है ना, टाइम का पता भी नहीं लगा और 16 क्वेश्चन एकदम हो गए फटाफट। अब देखो क्या कहता है, इसमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे प्रश्न चित्र है, यहाँ पे उत्तर चित्र है, यानी कि क्वेश्चन फिगर एंड आंसर फिगर। अब क्या करते हैं इसमें, सर देखो इसमें इस वाले चित्र से ये चित्र प्राप्त हुआ, अब इससे हमें क्या प्राप्त होगा वो देखना होता है एक तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया सर, देखो ये वाली जो फिगर थी ना, इसमें ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, ये वाला देखो ये भी ब्लैक हो गया, तो इस तरीके से मुझे ये मिला। अब हमें क्या कह रहा है नेक्स्ट, इसके बाद अगर मैं जाऊं, देखो यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ था, अब अगर इसके बाद मैं आगे जाऊं तो इसमें मुझे क्या मिलेगा सर जी, इसमें मुझे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन कौन सा वाला, ऊपर वाला पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। ऊपर वाला पोर्शन अगर कंप्लीट हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ जी सर, तो हम ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर ले, क्योंकि इस बार देखो यहाँ पे अगर मेरे पास त्रिभुज था तो नीचे वाला हुआ, जब काला त्रिभुज इस तरफ है तो पोर्शन ऊपर वाला कंप्लीट करेंगे, तो यही हमारे पास नेक्स्ट फिगर आएगी। कहाँ है, ऑप्शन बी में है सर, यही राइट आंसर है ना, ऑप्शन बी में जी सर। अब आते हैं अगले पे। देखो भैया 2 वर्ग थे अंदर और एक काला बिंदु था, बाहर एक वृत्त था। फिर क्या हुआ, इससे हमने क्या देखा सर, ये काला बिंदु और ये अंदर वाला एक छोटा वर्ग निकल गया, एक वर्ग बचा और वृत्त बचा। अब देखो सेम चीज यहाँ पे होगी, मेरे पास क्या है सर जी, त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर 2 वृत्त है और एक काला बिंदु है। छोटा वृत्त निकाल दो, काला बिंदु निकाल दो, सामने क्या बचेगा, त्रिभुज और वृत्त बचेगा। सर जी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यही ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा, तो 18 का ऑप्शन सी आ जाएगा एकदम राइट आंसर। चले बेटा जी, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या कहता है। देखो यहाँ से हम जब यहाँ जाएंगे तो पहले हम इसको 180 डिग्री फ्लिप करेंगे, जो इसका बेस था अब ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 2 बिंदियां लग जाएंगी। ठीक है जी, अब देखो आगे क्या कह रहा है सर, ये जो मेरे पास है ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ फ्लिप हो जाएगा और ऊपर जाएगा और 2 बिंदियां लग जाएंगी। देखो सर, हाँ ये ऊपर चला गया, 2 बिंदियां आ गई, ये नीचे आ गया, तो यही ऑप्शन ए ही मेरे पास राइट आंसर है, इसमें तो कहीं देखना ही नहीं था कुछ भी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हमारे पास क्या कह रहा है, देखो वर्ग वृत्त एंड त्रिभुज। अब देखो क्या होगा सर, ये जो त्रिभुज था ये बाहर आ गया, ठीक है, और वृत्त 90 डिग्री घूम करके यहाँ से लेफ्ट से राइट पे आ गया। ठीक है जी, और जो त्रिभुज था वो बड़ा हो गया। अब यहाँ क्या करना है, जो कोने वाला है, कोने वाली जो मेरे पास चित्र था वही तो बड़ा हुआ, तो सर ये मेरे पास वर्ग बनेगा। ठीक है, वर्ग बन गया, वर्ग के बाद सर ये त्रिभुज अंदर रहेगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा। पहले इसको यहाँ से यहाँ देखो कहाँ है सर, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे है, और देखो ये मेरे पास बड़ा शेप बना, यानी कि बड़ी चित्र बनी, और ये त्रिभुज इसके अंदर आ गया, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, ये एकदम सेम टू सेम ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है बेटा,
अब हम आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे, यानी कि भाग 6 पे आते हैं। हमारे पास कितने हो गए, 5 भाग हो गए, अब 5 और बचते हैं। भाग 6 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं भैया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या कहता है, देखो इसमें से जो मेरे पास पर्सन चित्र है, यानी कि जो क्वेश्चन फिगर है, यहाँ पे आंसर फिगर है, ये फिगर यहाँ पे फिट करनी है जिससे ये पूरी की पूरी एक फिगर कंप्लीट हो जाए। ऐसे कुछ कंप्लीट हो जाए, ये फिगर पूरी कंप्लीट हो जाएगी ये फिगर जब आप इसमें ये चीजें लगाओगे। अब देखते हैं भैया क्या क्या लग रहा है। सर जी सर जी सर जी, हमें तो डायरेक्ट दिखते ही देखो ये वाला पोर्शन भी भरना है, तो यहाँ इससे भर जाएगा या नहीं, या इससे भरेगा, इससे भी भर सकता है सर। नहीं सर, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली ये दे रखा है, बट हमें छोटा सा एक कटा हुआ पोर्शन यहाँ पे इसके साथ फिट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ही मुझे सही लग रहा है। ये यहाँ फिट हो जाएगा, ये यहाँ पे फिट हो जाएगा इसमें, और ये सामने से पूरा का पूरा है, और ये नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे इसके साथ फिट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है सर जी, ऑप्शन बी है। तो 21 का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो इसको ये कंप्लीट करेगा। फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है, फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है, ये कैसे कंप्लीट करते हैं फिगर्स को, ठीक है। 22 पे आते हैं भैया। देखो ये पूरा का पूरा एक व्रत बनेगा, पूरा का पूरा ऐसा एक व्रत बनेगा, ऐसा एक व्रत बनेगा ऐसे, ठीक है। एक ऐसा व्रत बनेगा, कैसे जाएगा सर, देखो ये यहाँ पे खाली स्थान ये भर जाएगा, ठीक है। इसको, ये वाला स्थान इसको भर देगा, तो मुझे यही लग रहा है। अच्छा ये तो होंगे नहीं, क्योंकि सर देखो ये ऐसे बने, ऐसे हमें चाहिए, ऐसे वाला ऐसे शेप का चाहिए, तो ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो ऑप्शन बी ही जाएगा। 22 का बी हो गया, ठीक है ना। एकदम मस्त आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है भैया, जल्दी जल्दी बताओ। सर जी फिर से इसको कंप्लीट करना है, और इसको ऐसे 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 नीचे मिला दूं तो मेरे पास एक ऐसा रेक्टेंगल फिट हो जाएगा। तो देखो क्या जाएगा सर, ये इसमें जाकर के फिट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये भी यहाँ पे फिट हो जाएगा, ये भी फिट हो जाएगा, और ये यहाँ इसके साथ मिल जाएगा। तो ऑप्शन मेरे पास ए ही लग रहा है, तो ऑप्शन ए इसको कंप्लीट कर देगा। 23 का क्या आ गया, 23 का ए आ गया। 24 वाले में एकदम मस्त सवाल है, ध्यान से देखो 24 वाला कैसे कंप्लीट होगा। देखो सर 24वें क्वेश्चन में जो चीज दी हुई है ना, बस ये करना है कि हमें इस वाले पोर्शन को इसके साथ फिट करना है, और ये वाली इमेज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 24वें में इस वाली इमेज को कैसे कंप्लीट करना है, इसको ध्यान से देखो। देखो चूंकि ये वाला स्थान भी भरना है सर, ये वाला स्थान इससे भर जाएगा क्या, ध्यान से सॉरी, ये वाला स्थान भरना है, इस वाले से भर जाएगा क्या, इस वाले से। देखो सर ये वाला पोर्शन देखो थोड़ा सा उठा हुआ है, ध्यान से गौर से देखना सर। ये वाला पोर्शन देखो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे है यहाँ पे, तो ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये नीचे वाले को भर देगा। फिर ऊपर ये जो नली निकली हुई है, ये इसको भर देगी, ठीक है। और फिर ये वाला जो है, ये इसको भर देगा। तो मेरे पास पूरी की पूरी फिगर कंप्लीट हो जाएगी, तो इसका बी आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हो गया भैया फिगर कंप्लीशन भी। आज ही सर फिगर कंप्लीशन भी कंप्लीट है। अब आते हैं हम बेटा पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 में क्या कहता है, मिरर इमेज। मिरर इमेज के क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराए थे। जो नजदीक है वो दूर चला जाएगा, जो नजदीक है वो दूर चला जाएगा, और जो दूर है वो नजदीक आ जाएगा। दूर कौन है सर जी, बी। नजदीक कौन है, के। किसके, शीशे के सामने। तो ये उल्टा इधर के को दूर ले जाओ। के दूर कहाँ है सर, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है ना, इसमें है। इन दोनों को हूबहू एकदम हटा दो। एक बात और सुनो सर, देखो जो बी है ना, बी का ये वाला जो पोर्शन है, ये शीशे की तरफ है। अब ये भी दूर चला जाएगा, तो किस में जा रहा है दूर सर, इसमें तो नहीं जा रहा है, इसमें दूर जा रहा है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। 25 का ए आ गया। तरीका आपको अगर पता होगा किसका, मिरर इमेज के पैटर्न का, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं कैसे हमें तरीका ढूंढना है। मैंने बता दिया, जो नजदीक है वो दूर चला जाएगा, जो दूर है वो नजदीक चला जाएगा। ये शीशे की तरफ देख रहा है, अब ये मुड़ करके वापस चला जाएगा। काला बिंदु यहाँ ये इसके पास आ जाएगा उत्तर वाली फिगर में। तो ये दूर कहाँ है सर, इसमें है, केवल इसी में है। तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। कहीं और इसमें है ना, इसमें है ना, इसमें है ना, इसमें है। काला बिंदु दूर था, ये नजदीक आ गया। देख लो आपके पास आंसर क्या है सर, 25 का। 26 का आंसर हमारे पास बी ही आ जाएगा। अब आता है 27वें सवाल पे। 27वां सवाल क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखो। वृत्त है सर जी, जो नजदीक है वो दूर ले जाओ, जो दूर है वो नजदीक आ जाए। यानी कि ये दूर है, ये यहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा ऐसे, और ये जो नजदीक है ये दूर चला जाएगा। यानी कि सर ऐसे करके इसको ऐसे देख लो कहाँ फिट हो रहा है, कहाँ फिट हो रहा है सर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। देखते ही ऑप्शन ए, क्योंकि इनमें तो ये काला वाला पोर्शन भी नहीं है, ध्यान से देख लो। तो ऑप्शन ए 27वें का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 28वें पे आते हैं। 28वां क्या कहता है बेटा, देखो सर जी, जो नजदीक है वो दूर चला जाए, जो दूर है वो नजदीक आ जाए। इसको भैया दूर ले जाओ, इसको दूर ले जाओ। दूर कहाँ है सर, इसमें है, इसमें है। इन दोनों को तो हटा दो, इनको हटा दो सर, यहाँ पे है दूर। ये तीर इधर थे बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ होंगे, अंदर की तरफ सर केवल इसमें है। एक और चीज क्या बदलेगी, एक और चीज क्या बदलेगी, एक और चीज क्या बदलेगी सर। देखो इसमें क्या है ना, इसमें ये जो त्रिभुज है ये पूरा बड़ा त्रिभुज है, और यहाँ पे मुझे छोटा त्रिभुज चाहिए था, ये वाला छोटा त्रिभुज। छोटा त्रिभुज सर जी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी ही हमारे पास एकदम सही उत्तर होगा। तो 28 का सी आ गया। किस किस बालक का भैया भाग 7 भी एकदम कंप्लीट हो गया है, और बढ़िया ढंग से आपके उत्तर आ गए हैं। अब आते हैं भाग 8 पे। भाग 8 क्या कहता है, ध्यान से सुनो सर। देखिए भाग 8 में हमारे पास अब पेपर को हमें काट पीट करके फोल्ड अनफोल्ड करना है। पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्या किया है इन भाई साहब ने, क्या किया है, पहले इसको ऐसे फोल्ड किया, ठीक है,
क्या है, एक मेरे पास वृत्ताकार कागज है, पहले इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, देखो ध्यान से, ये वाली साइड को ऐसे किया, फिर ऐसे किया, और ऐसे करने के बाद बीच में से सर देखो ये वाला पोर्शन हटा दूं, ये वाला पोर्शन हटा दिया, ठीक है जी, और सर ये जो मेरे पास छोटा सा वर्ग है इसको भी हटा दूं, तो क्या आएगा, जब मैं इसको खोलूंगा, पहले इसको सर ऐसे खोलूंगा, बिल्कुल खोलेंगे, फिर इसको ऐसे खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे, तो हमारे पास गौर से ध्यान से देखो सर, जब ये ऐसे खुलेगा और ऐसे जाएगा, तो ये दो, ये जो है मेरे पास छोटे छोटे वर्ग, ये ऊपर भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, और सर ये जब ऐसे खुलेगा मेरे पास बीच में एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, जब ये चारों तरफ खुलेगा, हाँ जी सर, तो यहाँ पे छोटा सा ये जो डायमंड शेप में है, यहाँ पे भी डायमंड शेप है ना, और यहाँ पे भी एक डायमंड शेप, देख लो कहाँ है सर, कहाँ है सर, सर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा डायमंड शेप, यहाँ पे भैया ये रही डायमंड शेप, ऑप्शन डी में है। 29 का क्या आ गया, 29 का सर जी ऑप्शन डी आ गया, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में देखो, पहले हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, और फोल्ड करने के बाद सर ये बीच वाला पोर्शन हटा दो, जब इसको खोलूंगा पहले ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, यानी कि चारों कोनों में मेरे पास ये आ जाएगा, तो कौन सा सवाल, कौन सा सवाल, कौन सा सवाल, सर जी देखो इस बार डायरेक्ट मेरे पास वर्ग है, डायमंड नहीं है, तो मेरे पास कौन सा दिख रहा है, सर जी ऑप्शन ए दिख रहा है, 30 का, 30 है ना, अच्छा 30 का डी दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो 30 का हमारे पास डी दिखेगा, तो 30 हमारे पास अनफोल्ड होकर के क्या आएगा बेटा, डी आ जाएगा, डी, ठीक है, तो 30 का हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखो, जब आप इसको देखोगे सर यहाँ पे आएगा और ये इधर आएगा खुल करके, तो इसके साइड में यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि बगल बगल में तो खुलेंगे, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। एक और वर्ग है, पहले इसको ऐसे बंद किया, फिर इसको नीचे की तरफ बंद किया, फिर हमने ये जो क्रॉस वाला साइन है इसको भैया काट दिया, काटने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे फिर से सर, खोलने के बाद एक यहाँ पे आएगा क्रॉस, बिल्कुल आएगा, और दो क्रॉस ऊपर जाएंगे, तो मेरे पास कौन सा दिख रहा है सर जी, ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी में ऐसा ही होगा, 31 का सी आ गया, ठीक है बेटा, 31 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैंने क्या बताया, जब आप इसको खोलोगे सर एक क्रॉस यहाँ पे आएगा, फिर ये ऊपर की तरफ भी खुलेगा, क्योंकि सर ये ऊपर से भी तो आया था, ऊपर की तरफ खोलोगे एक क्रॉस इधर आएगा, एक क्रॉस इधर आएगा, तो ये कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो 31 का सी आ गया। 32 पे चलते हैं, 32 32 32 32 क्या कहता है बेटा, बहुत ही आसान सवाल है सर, इसको पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, देखो ये छोटा सा कॉर्नर, बस ये कॉर्नर, छोटा सा कॉर्नर फोल्ड करना है, फिर क्या करना है सर, ध्यान से देखो, तो हमें ये काट देना है, इसको काट देना है, जब काट करके इसको ओपन करूंगा, जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कौन बालक इस तस्वीर के पूरे पेपर फोल्डिंग पैटर्न को पहचान पा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा, देखो सर जब इसको खोलेंगे ना, तो मेरे पास केवल और केवल सर ये ऐसे आया था, और छोटा सा पोर्शन देखो ये कोने वाला आया था, जब मैं इसको खोलूंगा तो मेरे पास ये दो पोर्शन एक साथ आ जाएंगे, ये वाले पोर्शन, और सर जब इसको ऊपर की तरफ ले जाऊंगा ये दो पोर्शन ऊपर चले जाएंगे, और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसकी दो बार ही फोल्डिंग हुई है, तो मेरे पास ऑप्शन सी ही इसका एकदम करेक्ट पैटर्न बनेगा, जब पेपर हमारे पास खुल करके बाहर दिखेगा, तो 32 का क्या होगा, 32 का सर जी ऑप्शन सी होगा, ठीक है बेटा। पार्ट 8 भी हमारे पास कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं पार्ट 9 पे। पार्ट 9 में क्या कहता है, देखो जितने भी सारे टुकड़े हैं, जितने सारे टुकड़े हैं, क्या कह रहा है, 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र है, ABCD चिन्हित उत्तर चित्र है, उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है, यानी कि इन टुकड़ों को मिलाकर एक ये वाला जो चित्र बनेगा, ये कौन सी फिगर बनेगी, इनको सबको मिलाकर के अगर मैं देखूं तो मेरे पास गौर से देखो कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, यहाँ पे ये तो कभी नहीं बनेगा, इसको तो भूल ही जाओ, ये भी कभी नहीं बनेगा सर, बीच में ऐसा कुछ डंडा है ही नहीं, तो मेरे पास 33 का ध्यान से देख लो सर, बी सी और डी तो कभी नहीं होगा, सी और डी कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा सर, या तो ए बनेगा या बी बनेगा। अब ए देख लो भैया कैसे कैसे बनेगा सर, ए देखिए मेरे पास ये वाला जो पोर्शन है यहाँ दिख रहा है मुझे, ठीक है बेटा, हाँ जी सर बिल्कुल दिख रहा है, ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन देख लो यहाँ पे सर, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ दिख रहा है, ये वाला पोर्शन सर जी यहाँ पे देख लो यहाँ दिख रहा है, और ये छोटा वाला पोर्शन यहाँ दिख रहा है, तो मेरे पास ऑप्शन ए ही दिख रहा है, जो कंप्लीट इन टुकड़ों से मिलकर के ये वाली इमेज बनेगी, तो 33 का आंसर क्या आ जाएगा, 33 का आंसर आ जाएगा ए। किस किस बालक का ए आंसर आया, बस मुझे बताओ, पहले जो बालक यहाँ पे 33 का आंसर ए देख पा रहा है जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कौन कौन बालक का यहाँ पे 33 का आंसर आ गया है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 भैया, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी अगर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, 33 का ए आ गया। अब आते हैं 34वें सवाल पे, सर जी इन सबको मिला करके हमें एक फिगर बनानी, देखो ये दो अर्धवृत्ताकार है, कहाँ दिख रहे हैं दो अर्धवृत्ताकार सर, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, मेरे पास दो छोटे छोटे त्रिभुज में दो त्रिभुज इसमें दिख रहे हैं, और कहीं दिख रहे हैं सर, और कहीं नहीं दिख रहे, और कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, केवल और केवल मुझे, ठीक है, ठीक है बेटा, और कहीं नहीं दिख रहे, तो मुझे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर जी, यही ऑप्शन लगेगा मेरे पास, यही ऑप्शन लगेगा, 34 का बी आ गया, 34 का बी आ गया, किसी को कोई डाउट भैया, कुछ भी नहीं सर। इस फिगर में देखो सर, ये दो पोर्शन सेम टू सेम कहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं, इसमें त्रिभुज है, हाँ सर त्रिभुज है, एक ये वाला पोर्शन मिल रहा है, हाँ सर, 34वें का ए आ गया,
सॉरी 35 का भी ए आ गया, ठीक है। 34 का बी था, 35 का ए आ गया। चलो जी, इसको देखो कैसे मिलाएंगे। ये वाला पोर्शन है सर, हाँ। एक मेरे पास वर्ग है, हाँ जी, वर्ग आ गया। वर्ग के बाद हमारे पास सर ये वाला पोर्शन भी है, हाँ। एक छोटा सा त्रिभुज है। सर जी सर जी सर जी, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बन गया, ये वर्ग वर्ग आ गया, और ये मेरे पास ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया और छोटा त्रिभुज ऊपर आ गया, तो ऑप्शन बी आ गया। 36 का क्या आ गया? 36 का बी आ गया। अरे बना कि नहीं? इन सबसे मिलकर के ये बना कि नहीं? ये वाला भैया देखो, ये वाली शेप है। वर्ग वर्ग जो मेरे पास है वो यहाँ वाला, ये वाली शेप आ गई। छोटा वाला जो मेरे पास एक तरीके से क्या है ये? सर जी एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये आ गया। और फिर मेरे पास ये आ गया ऊपर एक जो छोटा सा त्रिभुज था। खत्म मामला, 36 भी खत्म। लास्ट पार्ट आ गया भैया। लास्ट पार्ट किसका सर जी? मैट का। मैट का आखिरी वाला हिस्सा। अब हम कर लेते हैं 10वां भाग। क्या कहता है 10वां भाग? ध्यान से देखो सर, 10वें भाग में अगर हम देखें तो एक प्रश्न चिन्ह है, एक उत्तर चिन्ह है। क्या करना है भैया? उत्तर चित्र में से उस चित्र को चुने जो प्रश्न चिन्ह में छिपा है, यानी कि ये पोर्शन यहाँ पे कहीं छिपा हुआ है। और कहाँ छिपा हुआ है? इसमें से 4 ऑप्शन में से चेक करना है। चेक कर लूं? 1 2 3 4 सर जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। एक और चीज सर, ये ऊपर वाला पोर्शन देखना, अर्धवृत्त देखना है। अर्धवृत्त कहाँ है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, हटा दो हटा दो हटा दो। ऑप्शन ए है। 37 का ए आ गया, 37 का ए आ गया। 38 पे आते हैं। अर्धवर्त है, ये छोटा सा एक रेक्टेंगल या वर्ग मान लो इसको। सर ये यहाँ पे छोटा सा कटा हुआ है। कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? सर जी नहीं है, इसमें दिख रहा है। देखो ये अर्धवर्त, ये वाला पोर्शन, और ये कट करके इधर आ गया, तो इसका बी आ गया। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। 38 का बी आ गया भैया, कुछ नहीं करना था। इस प्रकार के सवाल में आपको कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट सवाल का उत्तर आ जाएगा। 39वां देखिए सर जी, 39वां में कट करके ऐसे आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये त्रिभुजाकार दिख रहा है सर जी, त्रिभुजाकार यहाँ पे दिख रहा है। केवल और केवल ऑप्शन सी है। देख लो, ये पोर्शन यहाँ छिपा हुआ है, ये कहाँ छिपा है ये देखना है। 40वें पे आ जाओ। 40वें में सर ये छोटा सा एक वर्ग बना हुआ है, ये एक वृत्ताकार है, चौथा हिस्सा है एक वृत्त का। कहाँ पे है? कहाँ पे है? कहाँ पे है? कहाँ पे है? अरे बेटा जल्दी बताइए। सर जी सर जी सर जी, ये हमें यहाँ दिख रहा है, ये देख लो यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, यहाँ पे दिख रहा है। तो 40 का हम क्या लगा दें सर जी? 40 का सी लगा दीजिए, और कुछ नहीं करना है आपको। तो हमारे पास जो मैथ का पोर्शन है पूरा हो गया है क्या? अरे बताओ यार। हाँ जी सर, पूरा मैथ का पोर्शन हो गया है। हमने सब कुछ सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। किस किस बालक ने भैया 40 में से 40 स्कोर किया है? जल्दी बताओ। 40 में से 40 किस किस बालक का स्कोर आया है? जल्दी जल्दी बतलाइए। ठीक है, अब हम चलते हैं अंक गणित पे। अंक गणित आपको हिंदी में समझा दो कि अंग्रेजी में? सर हिंदी में ही कराइए, और फिर अंग्रेजी में भी समझा दीजिए। जो अंग्रेजी वाला माध्यम वाला बच्चा है, अंग्रेजी माध्यम का जो बच्चा है, उसके लिए आप अंग्रेजी में भी समझा दीजिए, पर हिंदी में कराइए, क्योंकि हम हिंदी माध्यम के ज्यादा से ज्यादा बच्चे होते हैं। ठीक है बेटा, अंग्रेजी में भी कराऊंगा, हिंदी में भी कराऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम जो अंकगणित वाला पोर्शन है उसको करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अंग्रेजी का भी सवाल रख लूंगा और आपके लिए हिंदी का भी सवाल रख लूंगा, तो दोनों सवाल आपको समझ आ जाएंगे कि हाँ भाई अंग्रेजी में क्या कह रहा है, हिंदी में क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन को। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन एक जगह कर देंगे। तो देखो क्या कह रहा है सवाल। पहले 4 सम संख्या और 5 विषम संख्याओं का योग का गुणनफल क्या होगा? यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर एंड फर्स्ट 5 ओड नंबर्स का ऐड करेंगे। ठीक है, पहले 4 सम संख्याओं और 5 विषम संख्याओं के योग का गुणनफल। ठीक है, योग का गुणनफल, यानी कि अब गौर से क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसको ध्यान से अगर मैं यहीं पे सोल्व कर लूं। चलो जी, पहले मेरे पास जो सम संख्या है, यानी कि मेरे पास इवन नंबर है 2 4 6 8, और ये है 1 3 5 7। कौन से? ओड नंबर जो है। इनको जोड़ा तो भैया 4 2 6 और 6 12 और 8 20 हो गया। ठीक है, 4 और 5 9 और 7 16 हो गया। ठीक है, तो इनका गुणनफल करना है। 16 दूनी 32, 320 आ गया। कहीं दिख रहा है? अच्छा 5 है। अच्छा, इसमें 5 का केस है, तो यहाँ पे ले लो भैया 9 भी ले लो। ठीक है, 16 और 9 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 20 गुना 25 सर, 25 दूनी 500, ये आ जाएगा। तो मेरे पास 500। ऑप्शन 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 ए है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मैंने 4 ही संख्याएं ली थी, मुझे 5 लेनी थी। मैंने यहाँ तक लिया था तो मुझे 5 लेनी थी, क्योंकि यहाँ पे 5 ओड नंबर लिखे, 4 इवन थे, तो इस वजह से मेरे पास ऑप्शन ए आ जाएगा। 41 का क्या आ गया सर जी? ए आ गया। ठीक है जी, अब अगले सवाल पे चलते हैं। 42वां सवाल देखिए क्या कहता है। 42वां सवाल आपको इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जो बालक इंग्लिश मीडियम का है वो 42वां सवाल ये हिंदी का है, ये अंग्रेजी का है। ध्यान से देख लेना बेटा। ठीक है, चलो। जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 24 और शेषफल 2 होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने कल बताया था, देखो, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द क्वोशिएंट इज 24, रिमाइंडर इज 2, फाइंड द नंबर। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की एक इक्वेशन बताई थी सर। b a को डिवाइड करता है, क्यू इसका क्या होता है सर जी? क्वोशिएंट होता है, यानी कि जो जिससे विभाजित होता है, और आर इसका रिमाइंडर होता है। a निकालना है। देखो सर, मुझे क्या दे रखा है? मुझे क्या दे रखा भैया? भागफल 24 दे रखा है, 3 से विभाजित है, तो 3 गुना 24 और प्लस इसका रिमाइंडर कितना है?
इसका रिमाइंडर कितना बेटा? सर जी रिमाइंडर 2 दे रखा है, रिमाइंडर इसका 2 दे रखा है। 24 दूनी 48, 24 × 72 प्लस 2, सर जी 74 आ जाएगा। यही आंसर होगा 74, बी है ऑप्शन। 42 का क्या आ गया? 42 का बी आ गया। 42 का बी आ गया। किस किस बालक का 42 का बी आया है? हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। चलो जी अब आते हैं 43 पे। 43 क्या कहता है? ध्यान से देखिए 43। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्त्य 12 और 2/5 है और एक संख्या 1.2 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, ये है और ये एचसीएफ है। एक नंबर 1.2 है, दूसरा नंबर दिखाना है। अगर ए और बी दो नंबर है तो इनका मल्टीप्लीकेशन इनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य गुणा महत्तम समापवर्त्य के बराबर होता है, समापवर्तक के बराबर होता है। मान के चलो भैया दो संख्या 2/5 और 12 दे रखा है और मुझे क्या दे रखा है? सॉरी, मुझे इनका एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, ये रहा। और एक संख्या मान लो ए है और एक संख्या मेरे पास 1.2 है। 1.2 से हम 12 को हटाएंगे सर जी 10 बार जाएगा तो 2/5 गुना 10 हो जाएगा। और सामने क्या है सर जी? ए बचेगा। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो ए बराबर 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन 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 ए इज द राइट आंसर। दोनों जगह ए राइट आंसर होगा, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। पांचवें सवाल पे आते हैं। पांचवा कह रहा हूँ 44 पे आते हैं। 44 क्या कहता है? ध्यान से देखो, ये अंग्रेजी मीडियम है, ठीक है, ये अंग्रेजी मीडियम 44 का, ये हिंदी। 2.5 लीटर, देखो 1 लीटर में सर जी 1000 ml होता है। 2 में कितना होगा सर जी? 2000 ml। और 2.5 में कितना होगा भैया सर जी? 2500 ml। कहीं दिख रहा है? 2500 ml सर जी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, दोनों जगह आ गया बी, है ना? आसान सवाल। 45वें पे आते हैं। 45वां क्या कहता है? अंग्रेजी और हिंदी देख लो। संख्या 37504 को निकटतम सैकड़ों के रूप में राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 सर जी, अगर मैं इसका नियरेस्ट 100 देखूं तो यहाँ 500 दिख रहा है। हाँ जी, 37,500 कहाँ दिख रहा है? 37,500 ये रहा, ऑप्शन बी है। 37,500 ऑप्शन बी है। तो दोनों में 45वें में ऑप्शन बी आ गया। अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में, 45 का बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे पहुंचे भैया जी। सर जी एकदम अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में देखो यहाँ पे 46वां क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, और 46वां हमारे पास हिंदी अंग्रेजी मीडियम में भैया यहाँ पे है। इसको इधर रख लूं? इधर रख लेते हैं, हाँ ये ज्यादा बेहतर रहेगा। 46 अंग्रेजी में है, यहाँ पे 46 हिंदी में है। क्या कह रहा है? विराट ने 10.5 लाख रुपए की एक कार खरीदी और इसके संशोधन में उसने 2.3 लाख रुपए खर्च कर दिए। उसने कार को 14.80 लाख रुपए में बेच दिया, तो उसका शुद्ध लाभ यानी कि उसका नेट प्रॉफिट कितना होगा? देखो उसका टोटल खर्चा अगर मैं देखूं, उसका टोटल खर्चा उसका कितना था सर जी? 10.5 की तो उसने खरीदी, 2.30 उसने खर्च कर दिया, तो कितना बना? 12.80 बना, ठीक है। बेचा उसने कितने में सर जी? 4.80 में, यानी कि उसको कितना फायदा हुआ सर जी? 2 लाख का पूरा फायदा है। हाँ जी, 2 लाख का पूरा फायदा है। 2 लाख कहाँ दिख रहा है सर जी? 2 लाख ऑप्शन बी में दिख रहा है। 2 लाख कहाँ दिख रहा है सर जी? ये रहा 2 lakhs, ऑप्शन बी आ गया, है ना राइट आंसर? ऑप्शन बी, बिल्कुल सर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखो भैया 47 देखते हैं। 47 क्या कह रहा है? 47 में हमारे पास क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 1.25 उनका गुणनफल 0.75 हो तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग बताइए। यानी कि अगर मैं अंग्रेजी में दिखाऊं तो इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 1.25 देयर प्रोडक्ट इज 0.75 व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द बोथ नंबर्स। भैया मान के चलो एक संख्या a है एक b है, 1/a प्लस 1/b निकालना है ना? रेसिप्रोकल यही बनेगा। ये क्या बनेगा सर जी? इसका एलसीएम a भी आ जाएगा, यहाँ a प्लस b बनेगा। मुझे क्या दे रखा है सर? a प्लस b 1.25 गिवन है तो 1.25 लिख लो। a भी कितना है? 0.75 है, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे क्योंकि सर डेसिमल के बाद मेरे पास जो डिजिट्स है वो सेम है। 25 से हटाया 3 बार, 25 से हटाया इसको 5 बार, तो 5/3 कहीं दिख रहा है? 5/3 सर जी ऑप्शन सी दिख रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। किस किस बालक का 47 का ऑप्शन सी आ गया है? जल्दी जल्दी बताओ भाई। निम्नलिखित में कौन सा 12/5 के बराबर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 12/50 12/5? यार ये बताने मैंने अंग्रेजी में बता दिया, अंग्रेजी मीडियम जहां दिखाने की जरूरत पड़ेगी वहां दिखाऊंगा। 14 माइनस 10/2 यानी कि मेरे पास ये कितना बनेगा? इसको ध्यान से देख लो सर जी। 4/10 4/2 इंटू, इसको इंटू में लिखाऊं तो 6/5 हो जाएगा, क्योंकि ये साइन हटने के बाद मेरे पास रेसिप्रोकल हो जाता है। इससे इसको हटाया 2 बार, 12/5। सर ये ऑप्शन तो ठीक है, ये 12/5 के बराबर है। 12 ये 4 48/4 12 बनेगा तो 12/5 ही बनेगा, ये भी ठीक है। 24 माइनस 8 16 16/4 4 ही बचेगा और डिवाइडेड बाई 5, तो सर जी ये तो मेरे पास 4/5 है जो 12/5 के बराबर नहीं है, यही ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन एक्चुअल में यही करेक्ट होगा, हमें गलत ढूंढना था, यही ऑप्शन इसका ठीक है। 48 का सी आ गया। 49 सारा 80 मीटर लंबे, अच्छा इसको अंग्रेजी में भी देख लेते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है भैया 49 में? इसको अंग्रेजी में देख लेते हैं, ठीक है। 49 ये रहा यहाँ पे 49 क्या कहता है? इसको देख लेते हैं इंग्लिश में भी। क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ो। सारा run around a rectangular field that is 80 meter long 50 meter wide if C complete 4 laps that total distance has C covered। ठीक है, what is the total distance has C covered?
क्या कह रहा है, सारा ने भैया 80 मीटर लंबे 50 मीटर चौड़े आयताकार एक पार्क की चक्कर लगाती है। ठीक है, जब चक्कर लगा रही थी तो उसने 4 चक्कर मार लिए। बोली भाई कितनी डिस्टेंस उसने कवर की। जब चक्कर लगाती है तो परिमाप देखा होगा उसने। तो ये मेरे पास पार्क है, ये भैया 80 मीटर लंबा है, 50 मीटर चौड़ा है। इसका परिमाप निकालेंगे, 80 प्लस 50 कितना आएगा सर जी, आएगा 130, 260 आ जाएगा, 260 मीटर। 260 मीटर की दूरी उसने 4 बार तय करी, मल्टीप्लाई 4 करो तो कितना बनेगा, 0, 4 6 24, 4 2, 4 दूनी 8 और 2, सॉरी 4 6 24, 4 0 0, 4 6 24, 4 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1040 मीटर। सी आ गया भैया, ये आ गया सी। किसका आया आंसर ये सर जी, 49 का हमारे पास सी आंसर आ गया, है ना करेक्ट आंसर, 49 का सी आ गया। चलो जी, अब आते हैं इस सवाल पे। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर। 456, 465 भैया ये तो हटा दो, 65, 65, 56 ये भी हटा दो, 65, 65 यहाँ 8 है, यहाँ 7 है सर जी, यही बड़ा है, यही बड़ा है। इनका योग दशमलव के रूप में दिखाना है भैया, पहले इनको जोड़ लो भैया, क्या कह रहा है जोड़ के। ठीक है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/15 को जोड़ना है पहले, 15 एलसीएम आ गया, 15 आएगा, क्या आएगा 30 ले लो एलसीएम, यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 25 और 2 27/30 आ गया, 27/30 आ गया। अब इसका डेसिमल दिखाना है कि हमारे पास क्या होगा। हमेशा एक बात याद रखना सर, देखो जब मेरे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो संख्या हमेशा 1 से छोटी आएगी, ये ऑप्शन तो हटा ही दो। ठीक है, इतनी छोटी भी नहीं है, कहीं आसपास आ सकती है क्या, अरे जल्दी बताओ, थोड़ा सा दिमाग से भी जाना है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। तो सर मेरे पास लगभग, अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा करके 0 उतार लूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा सर जी, इसको हटाऊं तो 9 बार जाएगा, 30 गुना 9 270 आएगा, तो 0.9 विल बी दी राइट आंसर, 0.9 विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, चलो अभी आता भैया, इसका अंग्रेजी भी दिखा देते हैं आपको, इसका अंग्रेजी भी दिखा देते हैं, अंग्रेजी 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 यहाँ पे रहा, क्या कह रहा है 52, देखिए ये रहा 52। कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 10 kg राइस एंड द राइस इज सोल्ड एट 35 पर kg। ठीक है, दिख रहा है अंग्रेजी में, हाँ यहाँ पे ले लेते इसको। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 14 एप्पल्स। यानी कि ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ आप लोगों के सामने, एक्सप्लेन करने के बाद आपके पास क्या आएगा, देखो 5 सेब है, ठीक है, इनकी लागत है 10 किलोग्राम राइस के बराबर, और 1 kg राइस 35 रुपए का है, यानी कि मेरे पास 10 kg राइस कितने का होगा सर जी, 35 गुना 10, 350 रुपए का। हाँ जी सर, 350, 5 सेब की वैल्यू है, 5 सेब, और 1 सेब कितने का होगा सर जी, 1 सेब होगा 350/5, यानी कि 70 रुपए का। हाँ जी, उसने बोला मेरे पास 14 सेब की वैल्यू, 14 गुना कितना कर दो, 70 कर दो, 098, 980 रुपए के बनेंगे भैया, 980 सर जी, ऑप्शन ए में है 52 का ये। अगले पे 0.35 किलोमीटर को मीटर में बताना, देखो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है सर जी, 1000 मीटर होता है। कितना है मेरे पास, 0.035 इंटू 1000 कर दो भैया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो तीनों जीरो से हट जाएगा, तो 35 मीटर आ गया इसका, 35 मीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 54 पे आ जाओ, इसको सोल्व करना है, सोल्व करेंगे भैया, देखो क्या आएगा एक्सप्रेशन, इसको सोल्व करना है तो क्या आएगा 7 + 2, ठीक है, यहाँ पे फिर आएगा मेरे पास 4, ठीक है जी, तो ये बनेगा मेरे पास 9 नहीं, इसको ऐसे करो 7, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 1 बनेगा, प्लस मेरे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, या नहीं ऐसे बनेगा क्या हमारे पास, 7 + 2 9 डिवाइडेड बाई 4 + 2 6, नहीं 7 + 1 8 और 4 12, हाँ ऐसे बनेगा, 7 + 1 और यहाँ पे 4 आएगा, और प्लस का 2 और माइनस का 7 ऐसे आएगा, क्योंकि 2 से 2 डिवाइड करेंगे पहले तो 1 आएगा, फिर 4 × 1 ये 4 आ जाएगा मेरे पास, और प्लस का 2 आ जाएगा, और माइनस का 7 है, 8 4 12 2 14 है, 14 - 7 बराबर 7 ही आ जाएगा, ऑप्शन 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 बी इज द राइट आंसर, 54 का बी आ गया। ठीक है, 55, इतने पुस्तकों को 25 बक्सों में समान रूप से पैक किया जाए तो प्रत्येक बक्से में कितनी पुस्तकें आएंगी। भैया जब समान रूप से कर रहे हैं तो इससे इसको डिवाइड कर दो, तो 15 75 को 25 से डिवाइड कर दो सर जी, 25 6 का 150, 7 बचता है 75 होगा, 25 3 75, 63 सर जी, ऑप्शन ए है। चलो जी 56 पे आते हैं, 56 हमारे पास क्या कहता है, 56 देखिए क्या कहता है, इसको इतने किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना। देखो अगर मैं 1 किलोमीटर को देखूं सेंटीमीटर में, तो मेरे पास इतना सेंटीमीटर होता है, 1 लाख सेंटीमीटर होता है 1 किलोमीटर बराबर। ठीक है, अब ध्यान से मुझे एक बात बताओ सर जी, मेरे पास कितना 3.207 किलोमीटर है। अब देखो 3.207 को अगर मैं 1 लाख से गुना करूं
ये हो गया सर 3 डिजिट, तो मेरा ये डेसिमल 3 जीरो से खत्म हो जाएगा। 3207 के पीछे 2 जीरो लगा दो, यही आंसर होगा। ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। 3207 के पीछे 2 जीरो, 56 का ए आ गया, 56 का ए आ गया। तो 56 का क्या आ गया बेटा? 56 का ए आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं 57वें पे। दो अलग अलग रेखाएं, 57वें में आ गया, दो अलग अलग रेखाएं जब एक बिंदु पर मिलती है। भैया इसका अंग्रेजी भी दिखा लेते हैं। ठीक है, 57वां ये रहा। वोट आर दे कोल्ड व्हेन टू डिफरेंट लाइंस मीट एट ए पॉइंट। सर जी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। 58 पे आओ। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं इतनी इतनी है तो उसका परिमाप, उसका पेरीमीटर बताना है। 7.5, 4.2 जोड़ लो भैया, 6.3, 3 2 5 और 5 10 0 1, 7 और 1 8 और 4 12 और 6 18। सर जी 18 सेंटीमीटर ये आ गया, 18 सेंटीमीटर ये आ गया। ठीक है, परिमाप तो ऐसे निकलता पेरीमीटर। अगला देखिए भैया 59, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू एंड पॉइंट्स। निम्न में से किसके दो अंत बिंदु होते हैं? लाइन के नहीं होते सर, वो इन्फिनिटी जाती है। रे के नहीं होते हैं, लाइन सेगमेंट के यानी कि रेखाखंड के होते हैं। 60वें पे आ जाओ। 60वां क्या कहता है? 60वां कह रहा है हाउ इज अ रे स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट पी एंडिंग एट पॉइंट क्यू रिटर्न एज पी क्यू। ठीक है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू, रे की बात आ रही है ना, तो हमारे पास पी क्यू आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, तो पी क्यू इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास बचता है लैंग्वेज वाला पोर्शन। लैंग्वेज हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों करेंगे। पहले हम हिंदी करेंगे, फिर उसके बाद अंग्रेजी वाला पोर्शन करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हिंदी के 4 पैसेज है भैया, इनको सोल्व करते हैं, देन बस खत्म। पहले हम हिंदी का पोर्शन करेंगे। हिंदी में देखो 4 पैसेज होते हैं, 5 पैसेज होते हैं, और या 4 भी होते हैं। देखो 5 होंगे तो 4 4 क्वेश्चन होंगे, और 4 होंगे तो 5 5 क्वेश्चन होंगे हर एक पैसेज में। पहला पैसेज देखिए, आजकल बच्चे बड़े सभी मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। मोबाइल ने जीवन को आसान बना दिया, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग हानिकारक भी हो सकता है। बच्चे पढ़ाई छोड़कर घंटों मोबाइल पर गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं। इससे उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। मोबाइल के कारण बच्चों का शारीरिक विकास भी रुक सकता है, क्योंकि वे बाहर खेलने नहीं जाते। हमें मोबाइल का उपयोग केवल जरूरत के समय करना चाहिए और ज्यादा समय तक इससे दूर रहना चाहिए। माता पिता को भी बच्चों को मोबाइल के सीमित उपयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब आते हैं भैया हम पहले क्वेश्चन पे इस पैसेज के। मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे अधिक पढ़ाई करते कतई नहीं करेंगे। उनकी आंखों पर असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। वे अधिक सोते हैं, वे खेलों में भाग लेते हैं, नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, 62 पे आओ। लेखक के अनुसार मोबाइल का उपयोग कब करना चाहिए? खेलते समय, सोने से पहले, केवल जरूरत के समय। सी आएगा भैया, 62 का सी आएगा। ठीक है, मोबाइल के कारण कौन सी आदत कम हो जाती है? पढ़ाई की आदत, खेल कूद की आदत। खेल कूद की आदत कम हो जाती है उनकी। ठीक है, तो 63 का हमारे पास क्या होगा? बी होगा। ठीक है, कौन कौन बालक ने 63 का बी लगाया है? जल्दी जल्दी बताओ। चलो जी, अब आते हैं हम 64 पे। नीचे दिए गए वाक्य में क्रिया पहचानिए। 64 का आंसर हमारे पास क्या होगा? क्रिया भैया, बच्चे घंटों मोबाइल पर गेम खेलते हैं। खेलते हैं, खेलने की क्रिया हो रही है ना, तो खेलने का जो शब्द है, खेलते जो शब्द है, वही एक क्रिया है। 64 का सी होगा। 65, आंखों शब्द का वचन क्या है? आंखों ये बहुवचन है भैया। ठीक है, 65 का भी सी आएगा, बहुवचन है। चले नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। ऐसे ही करना है। भारत की शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें रोजगार से जुड़ी शिक्षा की कमी है। कई छात्र कॉलेज से पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास जरूरी कौशल नहीं होता है। केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होता, हमें काम सीखने की भी जरूरत है। कौशल विकास से युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सरकार और निजी संस्थाओं को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि हर युवा को काम सीखने का मौका मिले। चलो भैया पहला सवाल देखते हैं। छात्रों को नौकरी क्यों नहीं मिलती? पढ़ाई कम है, कॉलेज बंद है, कौशल की कमी है। भैया सी आंसर है। रोजगार पाने के लिए क्या जरूरत है? कौशल। ठीक है, उसके बाद सरकार को किसके साथ मिलकर काम करना चाहिए? भैया निजी संस्थाओं के साथ। सी आ गया। कौशल शब्द का विलोम क्या होगा? अकुशल। अकुशल होगा, सी होगा। 69 का क्या होगा? सी होगा, कुशल और अकुशल। सरकार को काम करना चाहिए, वाक्य में सरकार कौन सी संज्ञा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, सामूहिक या भाववाचक? जल्दी बताइए भैया। 70 का क्या आएगा सर जी? जातिवाचक। सरकार क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। 70 का ए आ गया। अब आते हैं हम तीसरे पैसेज पे। महिलाएं समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और उन्हें भी कौशल सीखने के अवसर मिलने चाहिए। कई बार महिलाओं घर की जिम्मेदारी और सामाजिक बंधनों के कारण प्रशिक्षण नहीं ले पाती। यदि उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वे भी आत्मनिर्भर बन सकती है। सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। एक शिक्षित और कुशल महिला न केवल अपने लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए कल्याणकारी होती है। महिलाएं क्यों प्रशिक्षण नहीं ले पाती? पहला सवाल कहता है सामाजिक बंधन होते। भैया सी आएगा। महिलाओं को क्या बनना चाहिए? आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ठीक है, 72 का बी आएगा। ठीक है, 72 का बी आएगा। 73 पे आता है। सरकार ने महिलाओं के लिए क्या शुरू किया? प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, सी आएगा। 73 का आएगा सी। चलें भैया 74 पे। शिक्षित और कुशल महिलाओं के लिए कल्याणकारी होती है क्या? अच्छा, शिक्षित और कुशल महिलाएं किसके लिए कल्याणकारी होती है? भैया पूरे परिवार के लिए।
सामाजिक सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है? सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है? इक, इक, सामाजिक, बी आएगा, इक। ठीक है, लास्ट पैसेज हिंदी लैंग्वेज का। केवल कौशल सीख लेना ही काफी नहीं होता, उसकी गुणवत्ता भी जरूरी होती है। जब कोई व्यक्ति अच्छा प्रशिक्षण लेता है तो वह किसी भी काम को अच्छी तरह कर सकता है। आज के समय में भारत को ऐसे लोगों की जरूरत है जो न केवल काम कर सके बल्कि उसे सही तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कर सके। इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण जरूरी है। सरकार ने राष्ट्रीय कौशल नीति बनाई है ताकि सभी कुशल कार्यक्रमों को एक दिशा मिल सके, इससे युवा और भी अच्छा प्रदर्शन कर सके। पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखो। अच्छे प्रशिक्षण से क्या होगा? किसी काम को अच्छे से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यही आएगा इसका, 76 का बी आएगा। किस स्तर पर काम करना जरूरी है? घरेलू, विद्यालय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय? 77 का क्या आएगा सर जी? राष्ट्रीय स्तर पे। सरकार ने क्या बनाया है? कानून, कौशल नीति, स्कूल या परीक्षा? 78 का क्या आएगा सर जी? कौशल नीति, 78 का सी आएगा। 79 अच्छे प्रशिक्षण से क्या होता है? समय खराब होता है, काम बिगड़ता है, काम अच्छा होता है भाई, सी आएगा। प्रशिक्षण जरूरी है में जरूरी कौन सा शब्द है? 80 का आंसर आएगा सर जी, विशेषण, 80 का सी हो गया। हिंदी लैंग्वेज खत्म, अब हम अंग्रेजी करते हैं। जो अंग्रेजी माध्यम वाले अंग्रेजी देख लें, ठीक है बालको। चलो अब हम अंग्रेजी वाला पोर्शन करते हैं। अंग्रेजी में देखो भाई क्या दे रखा है आपके लिए। पहला पैसेज देखते हैं अंग्रेजी का। Originating in South India around 7th century, the Bhakti movement was a profound spiritual and societal reform that centered on heartfelt devotion to a personal goal. It challenged the caste hierarchy, advocating spirituality, equality for everyone, irrespective of caste or gender. Saints such as Ramanujan, Kabir, Mirabai spread the message of devotion to deities like Vishnu, Shiva, or an abstract divine form. They composed verse in regional languages, making their philosophy accessible to common people as it moved northward. The movement deeply influenced Hinduism, promoting a more intimate and emotional bond with divine. ठीक है जी। ठीक है, तो पहले पैसेज के आंसर देखते हैं भाई। कौन कौन बालक है यहाँ पे मेरे साथ आंसर करने वाला? चलो 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 61 का पहला आंसर देखते हैं भैया। Which of the following saint was associated with भक्ति मूवमेंट? अशोक, कालिदास, कबीर भैया, कबीर कबीर कबीर, सी आएगा, 61 का सी आ गया। ठीक है, चलो। What did भक्ति saints use to reach masses? Religious text in संस्कृत, लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में जाते थे, अभी बताया था। 62 का बी आ गया, लिखा भी है इसमें। ठीक है, ठीक है जी। देखो, दे कंपोज वर्सेस इन रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है, ये लिखा है इसमें। 62 का भी आ गया। फिर आ गया, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रोफाउंड एज यूज्ड इन द पैसेज? ट्रिवियल, डीप, शैलो, ऑर्डिनरी। जल्दी बताइए भाई। 63 का हमारे पास क्या आएगा? 63 का हमारे पास आंसर है, जल्दी 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 जल्दी, बी है ना जी। फिर आएगा, द भक्ति मूवमेंट एम्फेसाइज स्ट्रिक्ट रिचुअल, पर्सनल डिवोशन, फॉरेन रूल, आर्म्ड स्ट्रगल। पर्सनल डिवोशन था भैया, 64 का बी आएगा। चले आगे चलें भैया, पर्चा गिर गया आपका। 64 का हमारे पास क्या आ गया? बी आ गया। चलो 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 64 का भी आ गया। 65 पे आते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इंटीमेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैसेज? क्लोज, क्लोज आएगा इसका, ठीक है, बी आएगा। 65 का क्या आ गया? बी आ गया। व्हाट इज द एंटोनिम? अच्छा, एंटोनिम बताना है, मैंने सिनोनिम बता दिया, डिस्टेंट आएगा। ठीक है, मैंने इसका सिनोनिम बता दिया, क्लोज। चलो पैसेज 2 पे आते हैं। एस्टैब्लिश्ड बाय द विजनरी लीडर शिवाजी महाराज इन 1600, द मराठा एम्पायर emerged as the powerful force that resisted Mughal control. Shivaji is renowned for his clever military strategies and unification of diverse Maratha groups. After his demise, the empire expanded with Peshwas governing from Pune, enhancing its strength. The Marathas even developed a robust navy and controlled much of the western coastline. Yet internal conflicts and growing clashes with the British weakened the empire, eventually contributing to its decline in early 19th century. ठीक है भैया, पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। 66 से स्टार्ट करते हैं। मराठा एम्पायर वाज द मोस्ट पावरफुल ड्यूरिंग विच टाइम? 17th सेंचुरी में था, ठीक है। वेयर वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर अंडर द पेशवा? सूरत, पुणे था भैया, बी आ गया 67 का, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विजनरी? विजनरी का सिनोनिम यानी कि एक जैसा, शॉर्ट साइटेड, प्रेडिक्टेबल, फॉरवर्ड थिंकिंग जिसकी होती है भैया, वही विजनरी होता है। 68 का सी आ गया। विच लीडर एस्टेब्लिश्ड द मराठा एम्पायर? बाजीराव, शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज ने भैया, शिवाजी महाराज ने। 69 का बी आ गया। अब आते हैं 70वें सवाल पे। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ रोबस्ट? देखो, रोबस्ट होता है एकदम ताकतवर और एकदम तगड़ा, ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा फ्रेजाइल, यानी कि एकदम खत्म, है ना, यानी कि वीक। 70 का क्या आ जाएगा? बी। अब आते हैं तीसरे पैसेज पे।
In 1764, the Battle of Buxar marked a key moment in the India's colonial history. British forces under Hector Munro clashed with an alliance of Indian rulers Sojaudollah of Awadh, the Mughal Emperor Shah Alam II, and Mir Qasim of Bengal. The British victory secured control over Bengal, Bihar, and Odisha. The resulting Treaty of Allahabad gave the British revenue rights over Bengal, formalizing their authority. This battle significantly strengthened British dominance and laid the groundwork for future expansion across India. Which ruler was not involved in the Battle of Buxar? साजुद्दौला था, टीपू सुल्तान नहीं थे भैया, टीपू सुल्तान नहीं थे। 71 का बी आ गया। 72 पे विच एरिया केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल आफ्टर बैटल? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बी आ गया सर जी, यही पैसेज में दिया हुआ है, सब कुछ आंसर पैसेज में है आपके। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फॉर्मलाइजिंग इन द पैसेज? डिसरप्टिंग, एस्टैब्लिशिंग, ठीक है, एस्टैब्लिशिंग, ठीक है। तो 73 का क्या आ जाएगा? 73 का सर जी बी आ जाएगा। 74 का क्या है? व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट? बैटल ऑफ बक्सर 1764 में सर जी, सी आ गया। और द एंटोनिम ऑफ स्ट्रेंथन? भैया स्ट्रेंथन मतलब उसको मजबूत करना, इसका उल्टा हो जाएगा सर जी, उसको कमजोर करना, वीकन। 75 का बी आ गया, ठीक है, उसको कमजोर कर दिया, किसको? पूरे के पूरे एम्पायर को। अब हम आते हैं लास्ट पैसेज पे। ऑफ्टन टर्म इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द रिवोल्ट ऑफ 1857 आल्सो नोन एज सिपोई म्यूटिनी was a massive rebellion against British control rooted in grievances like heavy taxation, cultural intensity, insensitivity, and controversial use of greased cartridge in rifle. The uprising began in Meerut and spread rapidly to major cities such as Delhi, Lucknow. Brave leaders like Rani Lakshmibai, Bahadur Shah Jafar, Tatya Tope led the resistance. Though it initially gained ground, the revolt was suppressed. This event ended the East India Company's rule and led to the direct governance by British Crown. चलें भैया, लास्ट 4 क्वेश्चन बचते हैं। 76 का आंसर देखिए क्या है। 76, 77, 78, 79 एंड 80, ये 4 क्वेश्चन हमारे पास बचते हैं। व्हाट वाज द मेजर कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे ना भैया, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ना, हाँ, ग्रीस कार्ट्रिज, ये हमारे पास 76 का सी आ जाएगा। हु वाज द सिंबॉलिक मुगल रूलर ड्यूरिंग द रिवोल्ट? बहादुर शाह जफर था भैया, बी आ जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम 78वें पे। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रिबेलियन एज यूज्ड? रिबेलियन यानी कि आपने विद्रोह किया। पीस ट्रीटी, प्रोटेस्ट आएगा भैया, इसका बी आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अपराइजिंग भी आ सकता है, इसमें 2 ऑप्शन है, बी और सी 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमारे पास अपराइजिंग इज दी सुटेबल ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि प्रोटेस्ट पीसफुल सेंस में लिए जाते हैं। 79 का द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज समटाइम रेफर्ड टू एज सिपाही म्यूटिनी भी बोला जाता है इसको, ठीक है, सिपाही म्यूटिनी। 79 व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सप्रेस? सप्रेस का मतलब दबा देना भैया, किसी अपराइजिंग को, किसी विद्रोह को। इग्नोर, एनकरेज्ड आएगा इसका, एनकरेज्ड। 80 का बी आ जाएगा। नाउ वी आर डन विद द लैंग्वेज पार्ट ऑफ ऑल दिस मॉडल पेपर एंड इसके साथ आपका पूरा मॉडल पेपर हो जाता है, जो आप 13 दिसंबर को एग्जाम देंगे। उसमें ये आपको अच्छी भूमिका निभाएंगे अपनी तैयारी में, तो अच्छे से कीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आते कमेंट सेक्शन में आपके पास पूरा एकदम ओपन फील्ड है, आप अपनी कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच, और अब हम मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड एकदम हूबहू क्वेश्चंस के साथ आएगा, ठीक है बच्चों, बाय।